बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक अकेली लड़की दूसरे शहर काम करने आई थी, लेकिन लोगों के डर से मर्द बन के रहती थी। जब एक रोज बंगले में माली की नौकरी मिली, तो कुछ ही दिन हुए काम करते मालकन ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि उनके पेट में मेरा बच्चा है। मैंने फौरन सबको हकीकत बताई कि मैं लड़की हूँ, लेकिन मालकन ना मानी और जब टेस्ट कराया तो मेरी जान ही निकल गई। मेरे मेरा नाम चांदनी है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे बाद मेरे दो भाई बहन थे, लेकिन वो बच नहीं सके, इसलिए माँ बाप की उम्मीदों का वाहिद मरकज मैं ही थी। मेरे माँ बाप एक बंगले में काम करते थे और हम तीनों एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मेरे माँ बाप मुझे प्यार से चांदी बुलाया करते थे, क्योंकि मेरा रंग बहुत सफ़ेद और चमकीला था। मैं तो लगता ही नहीं था कि किसी काम वाले की बेटी हूँ। मैं इस बंगले की मकीन हूँ और नौकर की नहीं बल्कि मालिक की बेटी हूँ। जिंदगी के 10 साल हमने इस बंगले में काम करते हुए गुजार दिए। मेरी माँ घर की सफाई सुथराई करती और अब्बा माली थे। वहाँ मेरी दोस्ती शीजा और शान से हो गई, जो कि मालकिन के बच्चे थे। मालकिन खुद भी बहुत अच्छी थी। वो अक्सर मुझे शीजा के कपड़े दे देती और खाना भी अपने साथ खिलाती। मैं उन दोनों के साथ ही शाम में थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी और वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। शीजा और शान मुझे अपने साथ पढ़ा देते। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मुझे तो जमाने के सर्द व गर्म का कोई अंदाजा नहीं था। मेरी दुनिया तो बस स्कूल से घर तक महदूद थी। मालकन के शोहर बाहर होते थे और कभी कभार आते। एक दिन कुछ यूं हुआ कि मालकन के शोहर बाहर से आए हुए थे। अम्मा को उन्होंने चाय का बोला। अम्मा घर के दूसरे कामों में मसरूफ थी, तो मैंने अम्मा को बोला कि आप रहने दो, अपना काम करो, चाय मैं बना लाती हूँ। साहब को चाय बड़ी पसंद आई और उन्होंने मेरी कमर थपथपाई। फिर ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे अपने पास बिठाते और ढेरों बातें करते। मैं 10 साल की थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो किस गलत अंदाज में मुझे छूते हैं। अम्मा ने मुझे एक बार देखा तो मुझे कमरे में बुलाया और मेरी खूब पिटाई की कि खबरदार अगर आइंदा बड़े साहब के पास भी नजर आई। उस दिन के बाद से मैंने उनके बुलाने पर भी नहीं गई। एक रोज मालकन के तमाम घर वाले कहीं शादी पर गए हुए थे। मैं शीजा और शान के बगैर बोर हो रही थी। कुछ देर के बाद बड़े साहब आ गए और मुझे चाय बनाने के कहकर अपने कमरे में चले गए। उस रोज अम्मा भी घर पर नहीं थी और अब्बा भी बाजार गए हुए थे। उनको शायद ये बात मालूम थी। मैंने चाय बनाई और बड़े साहब के कमरे में आ गई। उन्होंने मेरे हाथ से चाय की प्याली ली और मुझे अपनी गोद में बिठाकर प्यार करने लगे। मुझे उनका छूना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपना हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई, लेकिन बड़े साहब ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चीखने से रोक दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैंने अपने माँ बाप को अपने सिरहाने खड़े देखा, जो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। मैं उस वक्त बच्ची थी और ये नहीं जानती थी कि मुझ पर कैसे क़यामत गुजरी है, लेकिन इस हादसे ने मुझसे मेरी मासूमियत छीन ली। मैं होश में आते ही चीखने चिल्लाने लगती, किसी भी मर्द को देखकर डरने लगती। मेरे अम्मा अब्बा अच्छे से जानते थे कि मेरा ये हाल किसने किया, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो बड़े लोग थे और मेरे माँ बाप की बात पर कोई यकीन न करता। इसलिए हमने वो शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर आ गए। मैं इस हद तक खौफजदा हो चुकी थी कि मैं किसी मर्द डॉक्टर से इलाज नहीं करवाती थी। फिर एक लेडी डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और 2 साल के बाद मैं ठीक हुई, लेकिन तब तक मैं ज़हनी तौर पर बहुत बड़ी हो चुकी थी। मैं समझ गई थी कि लड़कियों के पास जो कीमती चीज़ है वो इज्जत है, और अब मेरे पास नहीं थी। मेरा तो दुनिया से दिल ही उचाट हो गया था। अम्मा के बार बार कहने के बावजूद भी मैं घर से ना निकलती थी। यहाँ तक कि मैंने स्कूल जाने से भी मना कर दिया। मुझे लगा कि हालात अब शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन लगता था कि आजमाइश अभी शुरू हुई है। मैं उस वक्त 16 साल की थी, जब एक एक्सीडेंट में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। वो मेहनत मजदूरी करता था तो हम दोनों माँ बेटी खाते थे। बाप के मरने के बाद फाके शुरू हो गए। मजबूरी में मेरी माँ को घर से बाहर निकलना पड़ा। वो मुझे घर में छोड़कर खुद काम करने बाहर चली जाती और घर में मैं उसका इंतजार करती। ये बात मोहल्ले के सब लोगों को पता चल गई कि मैं घर में अकेली होती हूँ। एक दिन एक खुबाश लड़का दीवार फलांग कर सहन में आ गया। मैंने शोर मचाया तो वो भाग गया, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि अब घर में भी महफूज नहीं। इस वाक़ये के बाद अब मैं अम्मा के बगैर घर में अकेली नहीं रह सकती थी। इसलिए अम्मा जहाँ काम पे जाती, मुझे भी साथ लेकर जाती। लोगों की हवस परस्त नज़रों से बचाने के लिए अम्मा मुझे एक बड़ी सी चादर में लपेट देती, मगर वो कहाँ जानती थी कि ये माशरा तो कब्र में पड़ी लड़कियों को नहीं छोड़ता। मैं तो फिर भी जिंदा और जीती जागती लड़की थी। सब लोगों को पता था कि हम दोनों अकेली और बेसहारा औरतें हैं। कोई मर्द हमारे सर पर नहीं, इसलिए हमारे साथ कोई भी जो चाहे वो कर सकता है। मोहल्ले के एक औबाश लड़के ने अम्मी से मेरा रिश्ता मांगा और धमकियां देने लगा।
कि अगर मैंने उससे शादी ना की तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा और वो मुझे उठा कर ले जाएगा। वो रोज घर के बाहर तमाशा करता और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। हम माँ बेटी इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे। आखिर एक रात चोरी चोरी एक बार फिर हम माँ बेटी को वो शहर छोड़ना पड़ा। ट्रेन में बैठकर हम दोनों माँ बेटी खूब रोए। समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी इतना क्यों आजमा रही है। अम्मा ने चाहा कि मेरी शादी कर दे, मगर मुझे मर्द नाम से ही नफरत हो चुकी थी। वहाँ इस नए शहर में अम्मा ने एक कमरा किराए पर ले लिया और हम रहने लगे। अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन अम्मा कुछ कपड़े लेकर आई। वो लड़के वाले थे। कहने लगी कि जिस बीवी के घर में काम करती हूँ उनके बस लड़के ही लड़के हैं, इसलिए उन्होंने ये पुराने कपड़े दे दिए हैं। अब तू यही पहन ले, कौन सा तूने घर से बाहर जाना है। मैंने लड़कों वाले कपड़े पहन लिए। उसी दिन इत्तेफाक से अम्मा की तबीयत खराब हो गई। मुझे ही उसे लेकर सिविल अस्पताल जाना पड़ा। वहाँ डॉक्टर ने मुझे लड़का कहकर ये समझा अपनी माँ का ख्याल रखा करो। डॉक्टर और कुछ भी कह रहा था, मगर मैंने नोट किया कि सब मुझे लड़का ही समझ रहे थे। कोई भी लड़की जानकर अजीब नजरों से नहीं देख रहा था। मैं अम्मा का ख्याल रखने लगी, मगर अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी तो मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैं उसकी जगह काम पर जाने लगी। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि अकेली लड़की तो सब मुफ्त का माल समझते हैं। इसी दौरान मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। मैं बहुत रोई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी का पहिया खुद चलाना शुरू कर दिया। इसलिए मर्दों वाले कपड़े और जूते पहने, बाल भी छोटे छोटे करवा लिए, मफलर गले में लपेट कर मैंने मुकम्मल तौर पर एक मर्द का रूप ढाल लिया। लोगों के डर से मैं मर्द बनकर काम करने लगी। काम काज तो मुझे कोई आता नहीं था। सफाई वगैरह के लिए लोग औरतों का इंतखाब करते थे, इसलिए मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा था। फिर एक बंगले में माली की नौकरी मिली। किसी ने कह के लगवा दी। मैं वहां जाकर रहने लगी और काम करने लगी। सबको यही पता था कि मैं लड़का हूँ। मैं लड़का बनकर और भी खूबसूरत लगने लगी थी, मगर मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि लोग लड़कियों को हरासा करते हैं, लड़कों को नहीं। मैं जिस बंगले में काम करती थी वहाँ एक बेगम साहब और उनके शोहर रहते थे। नौकरों की कोई कमी ना थी, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर थे। मालकन के शोहर सुबह के गए रात को आते। मुझे बाद में पता चला कि असल में वो मियाँ बीवी नहीं बल्कि बहन भाई थे। मेरा काम तो माली का था, मगर मालकन मुझे कभी कभी अंदर आवाज दे लेती। एक दिन सफाई करने वाली माँ से छुट्टी पर थी, तो मालकन ने मुझे आवाज देकर घर के अंदर बुला लिया और कहा कि पूरे घर की सफाई कर दो। मैं चुपचाप अपने काम में लग गई। सारे घर की सफाई करने के बाद जैसे ही मैंने एक कमरे का दरवाजा खोला, तो इस वक्त मालकन ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि इस कमरे को छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं, और खबरदार आज के बाद इस कमरे की तरफ ना आना। मुझे हैरत हुई, क्योंकि कमरे में किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी अजियत में हो। मैं अंदर जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि कौन है, मगर मालकन के डर की वजह से वापस आ गई। मालकन की हरकतें मुझे बड़ी मशकूक और अजीब लगती। साहब की गैर मौजूदगी में न जाने उनके कौन कौन से रिश्तेदार आते। मुझे भी अपने काम करने इतने दिन नहीं हुए थे, इसलिए मैं अपने काम से काम रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मालकिन मुझ में दिलचस्पी लेने लगी है। वो बहाने बहाने से मुझे अंदर बुलाने लगी, कभी सफाई के बहाने, कभी खाना पकाने के बहाने। मुझे मालकिन की नीयत ठीक नहीं लग रही थी। इतने दिनों में मैं तो ये समझ चुकी थी कि वो एक अच्छी किरदार की लड़की नहीं, इससे दूर रहना ही मुनासिब है। मगर एक दिन तो मालकिन ने मुझे कह ही दिया। वो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, मुझसे दोस्ती कर लो। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मालकिन आप मुझे गलत लड़का ना समझे, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं। आप तो मेरी मालकिन है, दोबारा मुझसे ऐसी फजूल बात ना कहिएगा। मालकिन के चेहरे से लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आया हो, मगर उस वक्त उसने मुझे जाने दिया। मैंने भी डरते हुए ये बात किसी को ना बताई। मेरा यकीन तो किसी ने करना नहीं था, उल्टा इस नौकरी से भी हाथ धोने पड़ते। मुझे मुलाजमा ने कहा कि मालकिन से बचकर रहना, वो बड़ी शातिर औरत है और उसने कई चक्कर चला रखे हैं। अपने भाई से छुप छुप के वो गैर लड़कों से मिलती थी, इसलिए उसके भाई ने उसका बाहर निकलना बंद कर दिया। मगर अब ये चोरी चोरी अपने दोस्तों को घर बुला लेती है। उसे लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता, मगर नौकरों को तो हर बात की खबर होती है। मालकिन की सारी हकीकत सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। शक्ल से तो वो बहुत मासूम नजर आती थी, मगर इतना तो अब मैं समझ चुकी थी कि वो मासूम हरगिज नहीं। एक दिन कोई घर पर न था। उस दिन पता नहीं क्यों मालकिन ने ज्यादातर मुलाजमों को छुट्टी पर भेज दिया। जब उसी कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई, जिस कमरे में जाने से मालकिन ने मना किया था। चीखने की आवाज सुनकर मैं खुद पर काबू न रख सकी और मैं भागती हुई वहां पहुंची। दरवाजा खोला ही था कि उसी वक्त मालकिन की वापसी हो गई। उसने मुझे आवाज देकर अंदर जाने से रोक दिया और गुस्से से कहने लगी, इस कमरे में जाने से तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों जा रहे हो। किसी को भी इजाजत नहीं कि वो अंदर जाए।
चलो जाओ यहाँ से। आज के बाद चाहे इस कमरे में रहने वाला कितना ही चीखे और चिल्लाए, कोई यहाँ नहीं आएगा। जाओ यहाँ से। मुझे एक दूसरी मुलाजमा से पता चला कि इस कमरे में साहब और मालकन के वालिद रहते हैं, जिन पर मालकन बड़ा जुल्म करती है, और साहब को इस बात का बिल्कुल पता नहीं। उनके वालिद को खाना भी नहीं दिया जाता। मालकन को अपने बाप से जरा प्यार नहीं। मालकन के बारे में रोज कोई ना कोई नई बात पता चलती। मैं हैरान थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मालकन का एक खास दोस्त आया। वो पहले भी काफी बार चोरी छुपे आ चुका था। थोड़ी देर बाद साहब भी आ गए। मैंने दिल में सोचा, आज तो ये रंगे हाथों पकड़ी गई। मगर ऐसा क्या हुआ जो मैंने ख्वाब में भी न सोचा था। मैं उस वक्त मालकन के कमरे की सफाई कर रही थी। हारन की आवाज सुनकर एक लड़का मालकन के कमरे से तेजी से निकलकर पीछे के रास्ते की तरफ चला गया। साहब को शायद पहले से ही मालकन पर शक था, इसलिए उसने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन था तुम्हारे कमरे में? मैं उनके झगड़े को देखते हुए वहां से जाने ही लगी थी कि मालकन ने मेरी तरफ इशारा कर दिया कि ये लड़का मेरे साथ कमरे में, उसने जबरदस्ती की है मेरे साथ। मालकन के इस सफेद झूठ पर तो मेरे सर पर आसमान फट गया कि वो क्या कह रही थी। मुझ पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रही थी। वो साहब को कह रही थी कि भाई, ये लड़का एक बार पहले भी मेरे साथ गलत कर चुका है और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और अब ये मुकर रहा है। मैं ये सब सुन के चकरा गई। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने साहब की तरफ देखा, जो आंखों में खून लिए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मालकन झूठ बोल रही है। भला मैं उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती हूँ? मैं लड़का नहीं, लड़की हूँ। ये मेरे बारे में झूठ बोल रही है। मैं लड़की हूँ, मेरा यकीन करो। साहब ये सुनकर उलझन का शिकार हो गया। कहने लगा, तुम देखने में तो एक लड़के हो, मैं कैसे यकीन करूँ? मैंने रोते हुए कहा, मैं एक लड़की हूँ, लड़का नहीं। मैंने तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर लड़का बनकर काम कर रही थी। मेरे पास लड़का बनने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। मालकन ने जब देखा कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है, तो वो चिल्ला उठी और कहने लगी, ये झूठ बोल रहा है, ये लड़का ही है। मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा, आप मेरा मेडिकल टेस्ट करवा ले। मैं लड़की हूँ, पिछले 2 सालों से लड़का बनकर रह रही हूँ, मगर असल में मैं लड़की ही हूँ। मालकन कहने लगी, ठीक है, तुम्हारा डीएनए अगर मेरे बच्चे से मैच हो गया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत नाजुक सूरत हाल में फंस चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इन सब में मालकन क्यों घसीट रही है, लेकिन मुझे ये इत्मीनान था कि जब उन पर हकीकत खुलेगी कि मैं वाकई लड़की हूँ, लड़का नहीं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन अस्पताल में टेस्ट हुए। उन बहन भाइयों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था कि जब तक टेस्ट का नतीजा नहीं आएगा मैं कैद में रहूंगी। मुझे पूरी उम्मीद थी जब टेस्ट होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन उस वक्त मेरी जान निकल गई जब टेस्ट रिपोर्ट में भी यही आया कि मैं ही मालकन के बच्चे का बाप थी। मैं समझ गई उसने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके रिपोर्ट बदलवाई है। अब मैं क्या करती? मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत ही मफकूद होकर रह गई। और साहब, वो तो बहुत गुस्से में थे। उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उसकी बहन से शादी ना की तो वो मुझे जान से मार देगा। मैं शशोपन में पड़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या रास्ता इख्तियार करूं और सच्चाई उनके सामने खुल जाए। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि ये गुनाह न करो। मैं तो लड़की हूँ, लड़का नहीं। लड़की का लड़की से निकाह नहीं हो सकता। मगर वो ना माना। कहने लगा, तुम अब मेरी बहन से जान छुड़वाने के लिए झूठ बोल रहे हो। कान खोलकर सुन लो, शाम को तुम्हारा निकाह मेरी बहन के साथ होगा और लाजमी होगा। मैं रो रो के अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, किसी तरीके मुझे बचा ले। मैं किस तरह साहब को यकीन दिलाऊं कि मैं एक लड़की हूँ। शाम को उसने मुझे कमरे से बाहर निकाला और अपने साथ खींचकर बाहर लाया। बाहर मौलवी साहब भी आ चुके थे। साहब कहने लगा, आप सब यहाँ बैठे, मैं कमरे से बाबा को लेकर आता हूँ। और वो उसी कमरे का दरवाजा खोलने लगा जिसको खोलने से मालकन मना करती थी। थोड़ी देर के बाद वो शख्स व्हील चेयर पर बिठाकर आगे लाया गया, तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस शख्स को कैसे भूल सकती थी? इतने सालों इस खौफ के साथ जीती रही, फिर भला मैं कैसे न पहचान पाती? मैं डरते हुए चीखने लगी। वो वही साहब था जिनके घर मेरी अम्मी बाबा शुरू से काम करते थे, और वो वही था जिन्होंने मेरी मासूमियत मुझसे छीन ली। जाने मुझ में इतना हौसला कहाँ से आ गया। मैंने आगे बढ़कर उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, याद करो मैं कौन हूँ। मालकन ने आगे बढ़कर मुझे पीछे खींचा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबा पर हाथ उठाने की? मैंने उसे पीछे धक्का देकर कहा कि मैं चांदनी हूँ, फकीर हुसैन और नजमा की बेटी, जो 10 साल तक तुम लोगों के घर नौकरी करते रहे थे। मैं वही तो हूँ जो बचपन में तुम लोगों की दोस्त होती थी, जिसे तुम लोग चांदी कहते थे। और मैं वही लड़की हूँ
جس کی عزت تمہارے اس گھٹیا باپ نے خراب کر دی۔ اس شخص نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ صاحب شان تھا اور وہ مالکن شیزہ تھی۔ دونوں میرے بچپن کے دوست تھے۔ دونوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں زندگی کے اس موڑ پر یوں سامنے آؤں گی۔ شان نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دو۔ تمہاری بددعا نے اس گھر کو پچھلے 14 سالوں سے سکون نہیں دیا۔ اور پھر وہ مجھے ساری کہانی سنانے لگا۔ تم لوگوں کے گھر سے جانے کے بعد امی اور بابا میں بہت جھگڑا ہوا۔ امی کو یقین تھا کہ ان کی ملازمہ جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ وہ بابا کی عیاش فطرت سے واقف تھی۔ پھر وہ گھر چھوڑ گئی اور کہا کہ اب وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئیں گی۔ میری امی بہت اچھی تھی اور بابا بہت برے۔ بابا نے ہمیں امی کے پاس جانے نہ دیا اور اپنے پاس ہی روک لیا۔ میری امی کی نانا نے دوسری شادی کر دی اور بابا نے بھی دوسری شادی کر لی۔ ہم تینوں بہن بھائی اس صورتحال سے بہت ڈپریس تھے۔ پھر میری چھوٹی پھپھو ایل اپنی شادی کے کسی دن کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور کچھ عرصے بعد بابا کی دوسری بیوی بھی کسی کے ہاتھوں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور پھر وہ بابا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہیں سے بابا کی بربادی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے تمہارے ساتھ کیے گئے ظلم اور زیادتی کا بدلہ ان سے لینا شروع کر دیا۔ میں تو لڑکا تھا، باہر سارا دن گزار آتا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ شیزہ کن کاموں میں پڑ گئی ہے۔ جب پتہ چلا تو یہ بہت بگڑ چکی تھی، اس لیے میں نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ پاپا کی بہت بدنامی ہو چکی تھی اور انہوں نے گھر سے باہر بھی نکلنا بند کر دیا۔ انہی دنوں ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور پھر ہم وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ تمہارے ساتھ تو غلط ہوا تھا، اس کی سزا ہم پورے گھر والوں کو ملی، صرف تمہاری ہی نہیں، ہم سب کی زندگیاں بھی خراب ہو گئی۔ میرے بابا کو سکون نہیں ہے، یہ ہر پل تڑپتے رہتے ہیں۔ مجھے تب سچائی پتہ چلی جب میں بڑا ہوا۔ میں نے تم لوگوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر تم لوگ ملے نہیں۔ شیزہ بھی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر الزام لگایا۔ اصل میں جس لڑکی سے پیار کرتی تھی اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا اور میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر تم پر الزام لگا دیا۔ ڈی این اے کی رپورٹ بھی میں نے بدلوائی تھی کیونکہ میں اپنے بچے کو جلد از جلد کسی کا نام دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا اب تو تم سب کو یقین آ گیا نا کہ میں لڑکی ہوں، لڑکا نہیں۔ اب مجھے جانے دو، تم لوگ جانو اور تمہارا باپ۔ میں تمہارے باپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی جس نے مجھ سے میرا بچپن اور خواب چھین لیے۔ شان نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے منع کر دیا۔ میں اس گھر میں کیسے جا سکتی تھی جس گھر میں وہ شخص رہتا تھا جس سے میں حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میں اس گھر سے چلی آئی۔ میں جانتی تھی کہ شان اپنے باپ کو اس حال میں چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے کہیں اور نوکری کر لی۔ پورا سال گزر گیا۔ میں نے اپنی زندگی یوں ہی لڑکا بن کر گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے شان اچھا تو لگا تھا مگر میں اسے شادی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب کچھ بھول کر زندگی نئے سرے سے شروع کی۔ ٹائم کا پتہ نہ چلا اور 1 سال گزر گیا۔ میں اپنے کام پر جا رہی تھی جب راستے میں مجھے شان ملا۔ کہنے لگا آج بھی تم سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کرو گی۔ انکار کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ جس شخص کی تم صورت نہیں دیکھنا چاہتی وہ مر گیا ہے۔ 1 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور شیزہ کو بھی میں نے اس کے گھر کا کر دیا ہے۔ اب میں اکیلا ہوں اور میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا اب میرے پاس کوئی آسرا سہارا نہیں، کب تک میں یوں ہی لڑکا بن کر زندگی گزاروں گی۔ مجھے بھی زندگی جینے کا حق ہے۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ مجھے خوشیاں ملیں۔ میں نے شان کو ہاں کر دی اور ہماری شادی ہو گئی۔ آج میرے 2 بچے ہیں اور میں اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ شیزہ جیسی اچھی لڑکیاں بھی راہ راست سے بھٹک جاتی ہیں مگر اللہ نے اسے بھی ہدایت دے دی تھی اور وہ اکثر اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آتی ہے۔ ہم مل کر بیتے دنوں کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ان دونوں کو لگتا ہے کہ شاید میں نے ان کے باپ کو معاف کر دیا ہے مگر میں نے اپنا بدلہ حشر کے دن کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔